देखिए, इस क्लास में सैलरी शीट पेरोल जनरेशन को बनाना है हमें। इस पेरोल जनरेशन में बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, सीए, एमए, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस और नेट पे तक हमें निकालना है। तो इस सीट में आप सीखेंगे कि जब हम कोई जॉब करते हैं कहीं भी प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, जो इंश्योरेंस का फैसिलिटी होता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फैसिलिटी होता है, वो सारा फैसिलिटी कैसे आपको मिल पाता है, वो सारा पैसा आपको मिलता कैसे है, वो सारा पैसा आता कहाँ से है, जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। अभी आप जानते हैं कि पेंशन मिलना अब बंद हो चुका है। 2005 से पहले जितने भी एम्प्लॉई जॉब ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, उन सभी को पेंशन मिलेगा रिटायर करने के बाद। लेकिन 2005 के बाद 2006 से जो भी एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन किए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या कहीं भी, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन को हटा करके ईपीएफ ला दिया गया है। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो पेंशन को हटाकर ईपीएफ लाया गया है। तो मेरे हिसाब से पेंशन के जगह ईपीएफ बहुत ही बेटर है। पेंशन में एम्प्लॉय को लॉस होता था और एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट को फायदा होता था, जबकि ईपीएफ में एम्प्लॉय को 100% प्रॉफिट है। इसमें एम्प्लॉय को लॉस नहीं होता है। एम्प्लॉयर जो होता है, जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वो एम्प्लॉयर हो गए जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयर हो गए और आप एम्प्लॉय हो गए, आप काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच यहाँ पर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, कटौती होता है। कंट्रीब्यूशन जो आपके एम्प्लॉय ईपीएफ खाते में पैसा जमा होते जाता है। तो ईपीएफ का पैसा कैसे कैलकुलेशन होता है, आप जब रिटायरमेंट करेंगे तो आपको ईपीएफ का पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम देखेंगे इसमें। पेंशन में पहले कैसे मिलता था, किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिलता है अभी भी, तो वो पैसा आता कहाँ से है, सरकार पैसा वो कहाँ से ला कर दे रही है, उस चीज़ को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। कुछ एक सीट हम बनाए यहाँ पर है। इस सीट में हम एक एम्प्लॉय का डेटा फिल करेंगे और बाकी आप लोग प्रैक्टिकली देखिएगा, ये सिर्फ थियरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीरियल नंबर में हम एक एम्प्लॉय का डेटा ले लेते हैं। सीरियल नंबर हम 1 टाइप कर दिए। जैसे एम्प्लॉय नेम, NOE, नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसका फुल फॉर्म पूरा हम लिखा देंगे लास्ट में। ये हो गया NOE, नेम ऑफ एम्प्लॉय। कर्मी का नाम कह सकते हैं, स्टाफ का नाम कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये नाम जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं राम। राम नाम का कोई एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा है। अब उसको सैलरी देना है, तो सैलरी शीट बनाना है, जिसे हम लोग पेरोल जनरेशन भी कहते हैं। तो ये पेरोल जनरेशन जो है ये कैसे बनेगा, तो आगे आता है WD। WD मतलब होता है वर्किंग डे। अब वर्किंग डे क्या होता है कि आप जानते हैं कि हर महीने में 30, 31, 28 या 29 का महीना होता है। महीना 4 कैटेगरी विभाजित किया गया है। लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिन का, बाकी सभी में 28 दिन का होता है, और 30, 31 का महीना होता है हर ईयर में ऐसे। तो 30, 31 का महीना होता है। तो WD कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए जनवरी का आप सैलरी निकाल रहे हैं, उसमें 31 दिन हो गया। फरवरी का निकाल रहे हैं, यदि लीप वर्ष है तो 29 होगा, या अन्यथा 28 होगा। यदि फिर मार्च का निकाल रहे हैं तो 31 होगा, अप्रैल का निकाल रहे हैं तो 30 का होगा। तो वर्किंग डे जिस मंथ का आप निकाल रहे हैं
वो वहाँ पर लिखा जाएगा 30, 28, 29 या 31। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 30 दिन ले रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम 30 दिन का ले रहे हैं। अब क्या होता है, एब्सेंट, जैसे प्राइवेट किसी किसी जॉब में क्या होता है कि आपको हर एक संडे को छुट्टी मिल जाएगा। हर एक संडे को छुट्टी मिलने के बाद आपको CL एक मिलता है, जो कैजुअल लीव होता है, आकस्मिक अवकाश कहते हैं उसे। वो मान्यता रहता है कि आप इमरजेंसी में 1-2 छुट्टी आप ले सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो छुट्टी नहीं मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये छुट्टी मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको छुट्टी लेना होता है तो आप छुट्टी लेते हैं तो कहता है बदले में पैसा आपका कट जाएगा, बदले में पैसा कट जाएगा। कितना दिन एब्सेंट किए हैं तो जितना दिन एब्सेंट किए हैं उस एब्सेंट का पैसा कट जाएगा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एब्सेंट के बदले में यदि आप संडे को काम कर देते हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा। ऐसा भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा रूल है। यदि आप उसके बदले में संडे को भी काम कर देते हैं तो आपका छुट्टी काउंट नहीं होगा, आपका वर्किंग डे काउंट हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये एम्प्लॉय ने एब्सेंट नहीं किया इस महीने में एब्सेंट नहीं किया, 0 हो गया। कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद भी जब कुछ शर्त है, इस शर्त को पूरा करने के बाद भी कभी आपको अचानक कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो आपको छुट्टी तो लेना पड़ेगा, छुट्टी पे तो जाना पड़ेगा। 5 दिन 10 दिन एब्सेंट कर गए तो 5 दिन या 10 दिन एब्सेंट कर गए तो उस एब्सेंट को हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, 0 कर दिए। अब यहाँ आते हैं नेट डे। अब नेट डे क्या होता है कि जितना दिन आप एब्सेंट करने के बाद प्रेजेंट रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 30 दिन का वर्किंग डे है और आप 10 दिन एब्सेंट कर गए, 10 दिन एब्सेंट करने के बाद नेट डे क्या होगा, वर्किंग डे माइनस एब्सेंट को घटा देना है। जितना वर्किंग डे आपका है 30 दिन का वर्किंग डे है और एब्सेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 दिन आप किए हैं तो वर्किंग डे क्या आ जाएगा, नेट डे 20 डे आ जाएगा। उस समय स्थिति में आपका सैलरी बनेगा 20 दिन का मात्र सैलरी बनेगा, या पेरोल जनरेशन जो कीजिएगा वो मात्र 20 दिन का होगा। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हम तो यहाँ पर 0 ले लिए हैं, ये बंदा एब्सेंट किया नहीं है। एब्सेंट नहीं किया है तब क्या करना है, नेट डे हमें निकालना है। नेट डे निकालने के लिए सूत्र है, सूत्र हम लिखा देंगे WD माइनस एब्सेंट, यानी कि वर्किंग डे माइनस एब्सेंट कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ पर नेट डे। तो नेट डे यहाँ पर 0 है बिल्कुल एब्सेंट डे में, तो यहाँ पर नेट डे 30 ही आएगा। यदि 28 दिन का है, यदि 28 दिन का है महीना फरवरी, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 28 दिन लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक पे। अब बेसिक पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 15,000 का महीना सैलरी है, 15,000 का महीना सैलरी बेसिक पे हो गया। तो बेसिक पे के अलावा DA डियरनेस अलावा जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता, TA होता है ट्रेवलिंग अलावेंस, यात्रा भत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं बेसिक पे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये मान लीजिए आपका बेसिक पे हो गया, बेसिक पे आपका 15,000 रुपये हो गया। अब 15,000 को क्या करना है, यदि बंदा एब्सेंट किया है तो उसको जिस महीना में, जैसे 28 दिन का महीना हुआ, 29 दिन का हुआ, 30 दिन का हुआ या 31 दिन का हुआ, तो अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ईच डे रेट निकालना है, प्रत्येक दिन का कितना उसका पैसा बन रहा है। जैसे मान लीजिए 30 दिन का है, हम कभी एब्सेंट नहीं किए हैं तो मेरा 500 का रोज हो गया। यदि कभी एब्सेंट कर गए और उस एब्सेंट को काट लिया गया, उस एब्सेंट को काट लिया जाता है, तब क्या करना है, आपको ईच डे रेट निकालना पड़ेगा। ईच डे रेंट रेट मतलब उसका जो काम करने का जो रोज है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए या कि महीना 28 दिन का होता है, उस स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 30 दिन का था और 15,000 रुपये हम राउंड फिगर में लिए हैं, तो आप यहाँ पर सीधे 500 से निकाल लिए भाग दे करके। लेकिन यदि 28 दिन का महीना होता है तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर 28 दिन होता है, महीना कितना भी दिन का हो उससे मतलब नहीं है।
बेसिक पे आपको इतना ही रहेगा। 30 दिन का महीना है तो आपका रोज हो गया 500 का। 31 दिन का महीना है तो 15,000 में 31 से भाग देंगे तो लगभग 490 या 95 के अप्रोक्स में आएगा। हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, अप्रोक्स ले रहे हैं। 490 रुपये का रोज आपका अप्रोक्स में आ गया। यदि महीना 29 दिन का है, यदि महीना 29 दिन का है तो 30 दिन था तो 500 आ गया। यदि 29 दिन का है तो हो सकता है 510 आएगा, अप्रोक्स में ले रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं किए हैं। यदि 28 दिन का है तो 520 रुपये का रोज आएगा। बेसिक पे उसका यही रहेगा, बेसिक पे यही रहेगा। जब डे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको उतना दिन से भाग दे देना है जितना दिन का वो महीना है। जितना दिन का महीना है उतना दिन से क्या करना है, भाग दे देना है। और भाग दे करके आपको यहाँ पर उसको ईच डे रेंट या फिर ईच डे का जो प्राइस उसका होता है वो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि इसका एक दिन का रुपया कितना बन रहा है। तो ये महीने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना से भाग देना है। तो वो बाय डिफॉल्ट हम लिखे नहीं है, छोड़ दिए हैं, इसको आप खुद से भी कैलकुलेशन ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग डीए, डी अर्निंग्स अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता होता है या फिर कहे डी अर्निंग्स अलाउंस भोजन वगैरह के लिए। ये पैसा आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी है वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर आपको देता है। डीए ये हो गया डी अर्निंग्स अलाउंस। तो अभी जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में 31% है, 31% है। बट हम क्या किए यहाँ पर राउंड फिगर में 30 लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको समझने में थोड़ा आसान होगा, इसीलिए हम राउंड फिगर में ये लिए हैं। तो ये 30% बेसिक पे का होता है। बेसिक पे आपका कितना है यहाँ पर 15,000 है। तो 15,000 आपका बेसिक पे, आपका बेसिक सैलरी जो है सो 15,000 रुपये हो गया। उसमें से 30% आपको और मिलेगा, सरकार आपको और दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको और दे रहा है 30%। तो इसका 30% निकालेंगे तो डीए निकालने का जो सूत्र होता है, चलिए हम यहां से निकालते हैं। WD वर्किंग डे हो गया। नेट डे निकालने का सूत्र लिखते हैं, नेट डे इक्वल टू होता है यहाँ पर WD माइनस एब्सेंट, WD माइनस एब्सेंट हो जाएगा। अब ये बेसिक पे तो आप जान गए कि बेसिक पे क्या होता है। अब डीए निकालने का सूत्र है, जैसे आप परसेंटेज निकालना आपको सिखाए थे, एक्सेल में परसेंटेज निकालना, जैसे ब्याज निकालना सीखे हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डीए इक्वल टू हो जाएगा डीए, यहाँ पे हो जाएगा बेसिक पे गुने डीए % बट्टे 100। ये सूत्र लगाने के बाद क्या होगा कि आपका परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगा कि कितना परसेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो बेसिक पे कितना यहाँ पर मेरा है 15,000 रुपये है। बेसिक पे आपका 15,000 रुपये है, गुने डीए % कितना है 30 है, और बट्टे में क्या करना है 100 डालना है। तो ये निकल गया 15 या 4500 रुपये, 4500 रुपये निकल गया। तो इस प्रकार से ये निकलेगा। तो 4500 रुपये आपका मिल गया यहाँ पर डी अर्निंग्स अलाउंस। क्या निकल गया 4500 रुपये निकल गया डी अर्निंग्स अलाउंस। इसके बाद देख रहे हैं आगे है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड ऑफिसर का आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है कि अपने घर से या अपने डेरा रूम जहाँ भी है वहाँ से उस गवर्नमेंट के या एम्प्लॉयर के ऑफिस तक पहुँचना आपका अपना काम होता है। लेकिन उसके बाद वो आपको किसी काम से कहीं भेज रहा है, किसी फील्ड में भेज रहा है काम करने के लिए, किसी चीज़ को सर्वे करने के लिए भेज रहा है ना, किसी चीज़ का जांच करने के लिए भेज रहा है, या तो वो आपको गाड़ी प्रोवाइड कराएगा या फिर उसके बदले में आपको रुपया उतना दे देगा कि आप रुपया लीजिए और आप जो है गाड़ी से वहाँ पर जा करके ये जांच या सर्वे करके या फिर कोई भी काम है उस काम को करके आ जाइए। जैसे MR होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव,
जो डॉक्टर के पास जाता है दवा के बारे में बताने के लिए, तो वो जो बाइक से आता है, जैसे कुरियर बॉय है जो होम डिलीवरी पहुंचाता है, वो जो बाइक से आता है, उसको आने के लिए उसका सैलरी के अलावा आने के लिए उसको बाइक में जो पेट्रोल जलता है उसके लिए 2.5 रुपये पर किलोमीटर दिया जाता है। 1 किलोमीटर जाने के लिए उनको 2.5 रुपये पर किलोमीटर दिया जाता है। यदि मान लीजिए वो पूरे दिन में 100 किलोमीटर रन करते हैं, आने और जाने दोनों मिला करके, जैसे ऑफिस से निकले और ऑफिस से निकल करके मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ से चले गए दूधपुरा, 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हुआ, फिर 20 किलोमीटर वापस आए तो 40 किलोमीटर हो गया, तो उनको 40 किलोमीटर के हिसाब से वो 2.5 रुपये पर मीटर, 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको 100 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अब उसी में उनको गाड़ी सर्विसिंग कराना है या खराब हुआ वो उनका जिम्मेवारी है, उसको एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं है। तो आते हैं यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस। अब मान लीजिए आपको पैसा दे दिया गया, अब पैसा दे दिया गया, अब आपको मान लीजिए बस का किराया दिया गया, तो आप अपने बाइक से जाइए या बस से जाइए, एरोप्लेन से जाइए या पैदल जा कर के पैसा बचा लीजिए, उससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। चाहे हवा जहाज से उड़ के जाइए, जैसे भी आपको जाना है वो आप जानिए कैसे जाना है, पैसा आपको हम दे दिए। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है ये 4%, बेसिक का 4% दिया जाता है। तो बेसिक का 4%, तो बेसिक आपका कितना है 15,000 रुपये है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा जो हम डीए में लगाए हैं, जो हम डीए में फॉर्मूला लगाए हैं वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या करते हैं, टीए इक्वल टू बेसिक, क्या होगा, बेसिक पे गुने टीए परसेंट बट्टे में 100 लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह एग्जाम्पल में कैलकुलेशन कर दिए, लेकिन हम यहाँ पर चलते हैं 15 चौका 60, 600 रुपये, कितना होगा 600 रुपये। ये 600 रुपये आपको पूरे महीने के लिए मिला है, ये मिला है पूरे महीने के लिए मिला है पूरे 600। इसके बाद होता है HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया, मकान किराया। अब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको रहने के लिए वो अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में या फिर अपने ही वो कैंपस में रहने के लिए आपको रूम दे देता है। जैसे रेलवे कॉलोनी में देखते हैं, रेलवे कॉलोनी में जब सबको रेलवे कॉलोनी में रूम मिला हुआ होता है, सरकारी रूम मिला हुआ होता है ना। जैसे बीडीओ को देखते हैं, सीओ को देखते हैं, डीएम को देखते हैं, और भी गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको रूम मिल जाता है रहने के लिए ना। लेकिन गजेटेड ऑफिसर के अलावा और भी एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे हेड क्लर्क हो गए, क्लर्क हो गए, ऐसे, तो उन सबको रूम वहाँ पे नहीं मिलता है। उन सबको रूम नहीं मिलता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट कहता है उसके बदले में उनको पैसा हम दे देते हैं, आप रूम लेके कहीं पर रह सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ये जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिलता है। तो ये जो है सो बेसिक पे का 17% अभी जो है गवर्नमेंट रेट फिक्स है। फिर समय समय पर इसमें संशोधन होते रहता है, लेकिन अभी का जो है वो 17% जो है इसका फिक्स किया गया है। तो ये कैलकुलेशन जो है सो बेसिक पे का होगा, किसका होगा, बेसिक पे का होगा। तो इसका सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं इस साइड में। तो देखिए HRA बेसिक पे का 17% हाउस रेंट अलाउंस ये मिलता है। यदि उनको रेलवे कॉलोनी में या फिर कहीं उसी कंपनी के कैंपस में रूम दिया गया है तो उससे पैसा लिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, फ्री में नहीं होता है। वो रूम भी मिलता है, गवर्नमेंट देता है, फ्री में नहीं देता है, उनसे भी पैसा लेता है। तो पैसा लेता है 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, हम यहाँ पर HRA निकालना है। तो HRA के लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, HRA के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, HRA के लिए फॉर्मूला है बेसिक पे गुने HRA परसेंट, HRA परसेंट बट्टा में 100, बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये 100 आ गया,
ये HRA के लिए हम निकाल लिए। तो HRA मान लीजिए 15,000 का निकालेंगे तो ये आएगा आपको 2550 रुपया। 2550 रुपये आपको ये मिल रहा है रूम रेंट। ये मिल रहा है रूम रेंट मिल रहा है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा अब 2550 सही है क्या? सही है सर। सही है। आगे देखते हैं MA मेडिकल अलाउंस। अब ये क्या होता है मेडिकल अलाउंस? जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो प्यून हो, क्लर्क हो, हेड क्लर्क हो या गजेटेड ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबको 1000 रुपये स्वास्थ्य भत्ता मेडिकल अलाउंस। जैसे आपका कभी तबीयत खराब हुआ, कभी सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो आप उसके यहाँ काम करें तो आपका इलाज कौन कराएगा? वही ना। तो उसके लिए 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाता है। चाहे सैलरी आपका कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 1000 पर मंथ, चाहे इस महीना में आपका पेट खराब हो चाहे नहीं हो, ठीक है, मतलब कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, कभी कभी देखते हैं कि 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपये भी ले जाता है शरीर को ठीक कराने में, तो भी उसको उससे कोई मतलब नहीं है। 1000 रुपये ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डायरेक्टली हम 1000 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं मेडिकल अलाउंस। अब चलते हैं CA क्या है यहाँ पर? CA चाइल्ड एकेडमी। चाइल्ड एकेडमी क्या होता है? अब यहाँ पर देखते हैं CA चाइल्ड एकेडमी, ये सभी को नहीं मिलता है। ये डिफेंस लाइन में जल सेना, थल सेना और वायुसेना या फिर और भी जो गजेटेड ऑफिसर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए चाइल्ड एकेडमी मिलता है, ठीक है। तो चाइल्ड एकेडमी क्या होता है? जैसे आप सुने होंगे आर्मी स्कूल है, रेलवे कॉलोनी का स्कूल होता है ना। तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ पर है, वो पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर रहते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? बच्चे को पढ़ाना भी तो है, तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका अपना रेलवे कॉलोनी का एक स्कूल होता है या आर्मी का स्कूल होता है ना, BSF का स्कूल हो गया अपना, सबका अपना अलग अलग स्कूल होता है। तो यदि उनका अपना स्कूल है तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जा करके। यदि स्कूल अपना उनका नहीं है तो बच्चे को कहीं और पढ़ाना है, उसके बदले में पैसा सरकार देगा। और ये पैसा कहाँ तक देगा? तो हम दो हमारे दो तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दो और होने दो, ठीक है, तो वहाँ तक पैसा नहीं देगा। हम दो और हमारे दो तक ही पैसा देगा, और थर्ड भी हो गया तो उसके लिए पैसा नहीं देगा, वो उसके लिए पैसा नहीं देगा। तो ये जो है सो कितना दे रहा है पैसा आपको यहाँ पर? अब पैसा कितना दे रहा है तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है और क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस क्लास में, किस सीनियरिटी क्लास में है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2000 रुपये ले लेते हैं 2 बच्चे के लिए, 2000 रुपये 2 बच्चे के लिए ले लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है आपको? अब मिलता है यहाँ पर EPF कंट्रीब्यूशन। EPF कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि EPF कंट्रीब्यूशन होता है जो आपको जो पैसा मिलता है पेंशन में या रिटायरमेंट में, जो पैसा मिलता है वो सरकार कोई अपना रुपया नहीं देता है, आप ही का रुपया आप ही को देता है वो। लेकिन वो क्या करता है, पैसा आपका काट के रखता है, और काट के रखने के बाद क्या करता है कि वही पैसा का ब्याज दे करके, वही पैसा का ब्याज दे करके और आपको वो वापस पुनः मिलता है रिटायरमेंट के समय। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे एक रोचक तथ्य जो आपको यकीन नहीं होगा, जो आपको यकीन नहीं होगा कि पैसा हमें कितना मिलता है। यदि 15,000 का बेसिक सैलरी किसी व्यक्ति का है, कोई चपरासी हो सकता है, कोई छोटा मोटा क्लर्क हो सकता है, उसको यदि 15,000 का महीना सैलरी है और हर साल पैसा जो 3%, 5% या 10% इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होने के साथ साथ मान लीजिए सैलरी आज उसका कितना है, 15,000 है, और रिटायरमेंट करेगा वो 30 साल 35 साल के बाद, तो उसका सैलरी उस समय हो सकता है 40,000 या 50,000 या 60,000 भी हो सकता है।
रिटायरमेंट के समय बढ़ते बढ़ते हो जाएगा, तो उसको उस समय रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलता है, जितना लास्ट मंथ में उसका सैलरी था उसका हाफ पेंशन मिलता है। तो वो पैसा आता कहाँ से है, वो पैसा आता कहाँ से है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या होता है कि इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉय मतलब जो वर्कर है, जो वर्कर है उनके बेसिक पे से 12% काट लिया जाता है, उनके बेसिक पे से 12% काट लिया जाता है। तो 12% क्या होगा कि आपका बेसिक है, अब आपके बेसिक से 12% रुपया काट लिया गया, तो 12% यहाँ पर देखिएगा ईपीएफ इम्प्लॉई, हम लिखते हैं यहाँ पर ईपीएफ इम्प्लॉई का 12% में क्या करना है, अब यहाँ पर आपको निकालना है, सूत्र लगाना है, इक्वल टू, देखिए इक्वल टू हर सूत्र में देना है। तो हम हेडिंग के बाद जो इक्वल टू लिखते हैं इसको आप इक्वल टू मत समझिएगा, ये इक्वल टू होता है फॉर्मूला के लिए, फॉर्मूला के लिखाता है। तो यहाँ पर क्या देना है आपको, बेसिक पे, क्या देना है, बेसिक पे गुने इम्प्लॉई परसेंट, कितना परसेंट, इम्प्लॉई हम यहीं पर लिख दिए हैं, हम सीधे क्या करते हैं 12% यहाँ पर डाल देते हैं और बट्टे में 100 रुपये डाल देते, बट्टे में 100। परसेंटेज निकालने का ये सूत्र है जो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो हम ये निकाल लिए, तो बेसिक पे का 12% यदि आप निकालते हैं तो ये मिलेगा आपको 1800 रुपये, ये निकलेगा आपको 1800 रुपये, ये 1800 रुपये हो गया। अब ये 1800 यहाँ पर देख लिए हम लोग। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब इम्प्लॉयर जितना हम कटा रहे हैं अपने सैलरी से उतना ही इम्प्लॉयर जो है सो हमारे खाता ईपीएफ खाता में पैसा जमा करेगा, हमारे ईपीएफ खाता में पैसा जमा करेगा। तो वो 13% जमा करेगा, क्योंकि जब भी पेंशन या फिर ईपीएफ के खाते में पैसा जमा होता है तो वो 25% बेसिक का, कितना, बेसिक का 25%, तो 15,000 का 12% हम दे दिए और 13% गवर्नमेंट देगा, दोनों मिला करके 25% हो गया। तो 25% आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये जो निकालना है यहाँ पर लिख देते हैं ईपीएफ इम्प्लॉयर, ईपीएफ इम्प्लॉयर 13%। तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं सिर्फ यहाँ पर नीचे में बेसिक पे का 13% बट्टे में 100 इक्वल टू लगाना अनिवार्य है। तो ये लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये निकालने के बाद क्या आएगा, एक रुपया बढ़ गया तो 1500 है, तो 150 रुपये बढ़ जाएगा, तो 1950 रुपये आपको निकल जाता है यहाँ पर, 1950 रुपये आ जाता है इम्प्लॉयर। यदि आप 1800 रुपये दे रहे हैं तो गवर्नमेंट या फिर इम्प्लॉयर जो भी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वो 1950 रुपये आपके खाते में देगा, आपके खाते में देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका कंट्रीब्यूशन फिर होता है, फिर बढ़ता है। ये तो डायरेक्ट आपके ईपीएफ खाता में जमा हो गया। अब यहाँ पर दो भाग हो जाता है। दो भाग क्या होता है कि इसमें से ईपीएफ के खाते में 8.67%, सॉरी 8.33% जो है वो चल जाता है पेंशन के खाता में। यहाँ ईपीएफ जो होता है इसमें दो खाता बन जाता है, ऑटोमेटिक दो खाता बन जाता है, एक ईपीएफ हो गया और एक ईपीएफ पेंशन हो गया। तो पेंशन के खाता में क्या होता है 8.33% चल जाता है पेंशन के खाता में, और इस 13% में से जो सो 3% जो 3% 6-7 लगभग वो चलाता है आपके खाता में जमा होता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे जमा होता है। तो ये 1800 रुपये आपके खाता से कट गया, 1950 रुपये गवर्नमेंट दिया आपको। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आप इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक देख लीजिए आप, 1800 रुपये कट गया आपके सैलरी से, 1950 रुपये आपको दे दिया गवर्नमेंट। अब क्या करना है कि अब जो है सो नेट ईपीएफ, टोटल ईपीएफ का पैसा आपके खाते में कितना जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर नेट ईपीएफ क्या करना है, इस दोनों को प्लस करना है, दोनों को जोड़ करके, क्योंकि पैसा जो सिर्फ ईपीएफ खाता में जमा हो जाएगा।
तो ये 18×36 3750 रुपये। तो 3750 देखिए कि आपके खाते में जमा होगा पर मंथ। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। अब इंश्योरेंस, आप जहां भी काम कर रहे होते हैं उस दरमियान, काम करने के दरमियान यदि किसी का डेथ हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता है, या एम्प्लॉयर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। मान लीजिए आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो आपको इलाज कराएंगे। हम क्या इलाज कराएंगे? क्योंकि आप तो पैसे के लिए काम कर रहे थे मेरे यहाँ, आप फ्री में तो काम कर नहीं रहे थे, सहानुभूति कोई कर्म एहसान तो कर नहीं रहे थे कि आप हम इलाज करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या किए कि आपका इंश्योरेंस करवा दिए, आपका इंश्योरेंस करवा दिए। तो इंश्योरेंस करवा दिए तो गवर्नमेंट फंड में इंश्योरेंस होता है, इसके बाद प्राइवेट फंड में भी वो इंश्योरेंस करवा दे। जैसे देखते हैं कि आप कभी कुछ सुनते हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किए जा रहे थे, लेकिन वो बिल्डिंग टूट जाने के बाद अचानक व्यक्ति या राजमिस्त्री गिर गया, जिसका मृत्यु हो गया, हाथ पैर टूट गया, कुछ घायल हो गया, तो उसके लिए वो बिल्डर जो है सो जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होगा। अब मान लीजिए क्या हुआ कि इंश्योरेंस करवा दिया गया, तो इंश्योरेंस उसके लिए सबका अलग अलग तरह का स्कीम होता है। उसमें होता है कि बीमारी से मरने का स्कीम अलग होता है, एक्सीडेंट रोड पे करके, यानी कि रोड पे आप चल रहे हो तब एक्सीडेंट किए तो उसके लिए अलग स्कीम होता है ना। अभी कोरोना वायरस का था, जो सिर्फ कोरोना वायरस से मरेगा उसके लिए स्कीम अलग था। तो सबका स्कीम अलग अलग होता है, तो उसके लिए सबका स्कीम के हिसाब से अमाउंट भी अलग अलग होता है। मान लीजिए 40 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये पर मंथ आपका है जो सो इंश्योरेंस का, यानी कि 1200 पर मंथ का हो गया ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 30 रुपये या 50 रुपये जो सो आपको इंश्योरेंस के लिए पैसा लग रहा है पर मंथ। 600 का आपका एनुअल इंश्योरेंस होता है। पर साल आपको प्रीमियम 600 रुपये भरना है, लेकिन 600 रुपये आपको एक ही बार नहीं काटेगा, 50-50 रुपया पर महीना करके काट लिया जाएगा। तो आपको जो है सो उसका इंश्योरेंस का रेन्यूअल अगले साल ऑटोमेटिक उसी रुपया से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए पैसा जो है सो लगता है। तो इंश्योरेंस मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल राउंड फिगर में 50 रुपये ले लेते हैं, 50 रुपये ले लिए राउंड फिगर में। अब तक देखिए यहाँ तक, अब यहाँ तक क्या सब खेल हुआ है। यहाँ तक जो है सो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय का सैलरी निकाल रहे थे। तो सैलरी निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग देख लिए WD वर्किंग डे कितना होता है, उसमें वो एब्सेंट कितना किया है, उसका नेट डे कितना हो गया, कितना का सैलरी मिलेगा। 15,000 रुपये बेसिक पे हो गया, DA हो गया 30%, 4% हो गया TA, इसके बाद HRA हो गया 2550 रुपये 17%, और MA हो गया मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये, CA चाइल्ड एकेडमी 2000 रुपये। इसके बाद देख लिया आप EPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया, तो एम्प्लॉय के खाता से 15,000 का बेसिक हो गया 1800 रुपये। इसके बाद देख रहे हैं आपकी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया 13%, तो ये 15,000 का बेसिक हो गया। बेसिक पे 15,000 का 1950 रुपये 13% आता है। इसके बाद आप देखिए दोनों को मिला करके EPF में कितना जाएगा, तो इसके लिए सूत्र होता है। तो सूत्र यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला जो होगा नेट EPF इक्वल टू हो जाएगा एम्प्लॉय EPF एम्प्लॉय 12% प्लस एम्प्लॉयर 30% हो गया। बस इतना ही है, दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके यहाँ पर क्या होगा निकल जाएगा। इंश्योरेंस आपको डायरेक्टली देना है, कितना का स्कीम है उस स्कीम के हिसाब से आपको इंश्योरेंस यहाँ पर 30 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, मतलब स्कीम के अनुसार ये हो सकता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स हम नहीं कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा स्कीम है, लेकिन हम कैलकुलेशन के हिसाब से राउंड फिगर में 50 यहाँ पर ले लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। GS ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी होता है, ग्रॉस मतलब वृद्धि होता है ना। तो ग्रॉस सैलरी अब आपको यहाँ पर मिलना कितना चाहिए था, यहाँ पर अब आपका पैसा कितना बन रहा है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है
यहाँ पर जो हम निकालेंगे, जो जो पैसा आपको मिलने वाला था, जो जो पैसा आपको मिलने वाला था वो हो गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे टोटल डिडक्शन के लिए, तो ध्यान दीजिएगा ग्रॉस सैलरी इक्वल टू जीएस इक्वल टू हम लोग यहाँ ले लेंगे बेसिक पे, बेसिक पे, बेसिक पे प्लस बेसिक पे के बाद डीए आपको मिलेगा कि सरकार ले लेगा आपसे? डीए क्या होगा, आपको मिल रहा है ना, सरकार आपको दे रहा है, तो उसको प्लस कर लेंगे डीए, प्लस डीए। इसके बाद क्या मिल रहा है, टीए मिल रहा है ना, तो टीए मिल रहा है क्या होगा, प्लस टीए। इसके बाद क्या मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, प्लस एचआरए, प्लस अब क्या मिल रहा है, एमए मिल रहा है। ये क्या होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, प्लस क्या हो रहा है, सीए यहाँ पर मिल रहा था, सीए क्या हो रहा है, ये मिल रहा था। अब चलिए जी, यहाँ पर क्या हुआ, आपको मिल कितना रहा था, यही तक, यही तक मिल रहा है ना, तो ये इसका सूत्र हो गया कंप्लीट, ये इसका सूत्र कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक तो आपको मिल गया, यहाँ तक मिल जाने के बाद अब जो है सो निकालना है टोटल डिडक्शन, टोटल कटौती कितना हो रहा है आपके खाता से, आपके खाता से टोटल कटौती कितना हो रहा है। तो टोटल डिडक्शन का फॉर्मूला जो आ जाएगा, टोटल डिडक्शन, हो गया टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन हो गया ये। अब हमको नेट पे निकालना है, क्या निकालना है, नेट पे निकालना है। तो नेट पे के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा नेट पे, अब निकल जाएगा जीएस इक्वल टू जीएस माइनस टोटल डिडक्शन इक्वल टू जीएस माइनस टोटल डिडक्शन। चलिए यहां तक जो है हम लोग देख लिए, नेट पे इक्वल टोटल डिडक्शन ये हो गया, नेट पे के लिए जीएस माइनस टोटल डिडक्शन। यहां तक लगाने के बाद जो आपको परिणाम प्राप्त होगा ये लास्ट में, ये जो है सो आपका कमाई हो गया, ये ही आपके खून पसीने की कमाई है। अब इसी में आपको पूरा परिवार चलाना है, जो भी करना है सब कुछ आपको इसी में करना है। तो ये हम लोग देखे यहाँ पर कि ये पैसा आया कैसे। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो आप निकाल लिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें। एक एम्प्लॉय का निकाले, बाकी मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय है सबका क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करना सिखाए हैं, एक्सेल में आप कैलकुलेशन सीख चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक आप सीख लिए हैं। अब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में इसी तरह से पैरोल जनरेशन या सैलरी शीट का क्रिएशन किया जाता है कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग एक और लास्ट टॉपिक कि जब रिटायरमेंट के समय पैसा जो मिल रहा है वो कैसे मिलता है, वो पैसा आता कहाँ से है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15,000 का आपका सैलरी है। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब रिटायरमेंट होता है तो पहले जो रिटायरमेंट होता था तो सरकार पेंशन देती थी। जो पहले वीडियो का शुरू में बताए थे कि आपको पहले जो 2005 से पहले जो जॉब ज्वाइन किया है वो आगे कभी भी रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा। जो 2005 के बाद ज्वाइन किए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो उनको जो पेंशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा और आपको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, उनको कितना बेनिफिट है और आपको कितना बेनिफिट है, इस चीज़ को देखते हैं। तो आइए एक सिंपल सा हम इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जो यहाँ पर एक 15,000 का बेसिक, एक मान लीजिए प्यून चपरासी का
जो सैलरी है, एक छोटे लेवल के क्लर्क का सैलरी जो है वो इतना है, तो इनको रिटायरमेंट के समय कितना रुपए मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा। और जिनका सैलरी 40,000 50,000 है उनको रिटायरमेंट के समय कितना मिलेगा और प्लस पेंशन कितना मिलेगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि आपका 3750 रुपये पर मंथ आपका कटने लगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम राउंड फिगर में यदि 3,000 रुपये ही लेते हैं या इसको हम 4,000 राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो मान लीजिए 12 चौका 48, पूरे साल में 12 महीना हो गया, आपका 48,000 रुपये जमा हुआ ईपीएफ खाता में। किस खाता में? ईपीएफ के खाते में 48,000 रुपये जमा हुआ। अब क्या होता है, ईपीएफ एक गवर्नमेंट का संगठन है। ईपीएफ क्या है? गवर्नमेंट का एक संगठन है। वो संगठन क्या करता है कि एम्प्लॉय का पैसा लेकर के और डेवलपमेंट में या फिर और भी कोई बिजनेस में रुपया लगाता है। तो वो रुपया लगाता है, जैसे मान लीजिए आपसे रुपया हम लेकर रख लिए, आपका रुपया सब साल काट करके रखते जाएंगे और लास्ट में जब हमको उसका ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? उस पैसा को हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करके फिर आपको हम उसका ब्याज जोड़ करके पैसा देंगे। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ईपीएफ क्या करता है, 8.5% एनुअल वार्षिक इंटरेस्ट रेट जो है सो 8.5% वो सरकार दे रही है। ईपीएफ संगठन वाले जो 8.5% आपको देते हैं इंटरेस्ट। आपका जो पैसा काट करके रखते हैं उसके बदले में 8.5% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं। तो मान लीजिए कि राउंड फिगर में 50,000 रुपये यदि आपका जमा हुआ, 50,000 रुपये का 8 रुपये से या 9 रुपये से राउंड फिगर मान लेते हैं, 8 रुपये से ही, तो 8 पंचे 40, 4,000 रुपये ब्याज हो गया एक साल का। तो अब अगले साल जो ब्याज आपको मिलेगा, तो इस 54,000 का ये 50,000 आपका मूलधन हो गया, 4,000 रुपये आपका ब्याज हो गया, 54,000 हो गया, और प्लस फिर अगले साल आपका जो 50,000 या 48,000 जमा होगा, तो उस सभी का 1,04,000 का 8.5% मिलेगा। फिर अगले साल जो मिलेगा तीसरे साल में, तो 1,08,000 लगभग इधर हो गया, 1,12,000 लगभग आ जाएगा इधर, 1,12,000 और लगभग फिर अगला साल आपको 50,000 मिलेगा। तो उसका फिर ब्याज जोड़ करके 2.5 लाख समथिंग हो सकता है, 2.25 लाख समथिंग हो सकता है। इसी तरह से करते करते मान लीजिए कि आपका जॉब अभी जो है सो मैक्सिमम डिफेंस लाइन में क्या होता है कि जॉब के लिए एज लिमिट है मैक्सिमम 25 साल, 23 साल 25 साल लिमिट है। 25 साल के बाद आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे जॉब हैं जिसमें 30 साल 37 साल 40 साल टीचर के लाइन में, तो जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे तब तक के लिए 55 साल तक का वैलिड है, तब तक आप जॉब पा सकते हैं, तब तक उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम मान लीजिए कि 25 साल में आप जॉब कर लिए, 25 साल आपका जब उम्र होता है तब तक आपका जॉब हो गया या जॉब ज्वाइन हो गया। उससे भी नहीं हुआ तो कुछ ऐसे जॉब है जो 30 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करने के बाद आपको जॉब हासिल हो गया, तो आपका रिटायरमेंट 60 साल में होगा। जब आपका उम्र 60 पूरेगा, ये नहीं कि नौकरी 60 साल कीजिएगा, मनुष्य का लाइफ ही 60 साल है, नौकरी 60 साल कहाँ से? 30 साल तो आधा जवानी तो गुजर गया उसको नौकरी पाने में ही आधा जवानी खत्म हो गया, आधा जिंदगी खत्म है ना। 20 साल 22 साल तो समझने में लग गया कि रुपया क्या होता है ना। उसके बाद रुपया को कमाने के लिए अब कड़ी मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर और बिजनेस करते हैं, तो आपको 30 साल तक में वो चीज़ हासिल हो पाता है। बच गया आपके लिए 30 साल। 30 साल अब आपको जॉब करना है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है। अब रिटायरमेंट मतलब क्या? रिटायरमेंट मतलब लाइफ रिटायर्ड हो गया। अब लाइफ रिटायर क्या होता है? मनुष्य का जो उम्र है वो 40 साल ही गॉड तय किए थे। मनुष्य का उम्र 40 साल ही गॉड तय किए थे। तो 40 साल गॉड तय किए, उसके बाद इतना उम्र कैसे जी लेता है व्यक्ति? आप देखते हैं कि वो इतना साल तक कैसे जीवित रहता है व्यक्ति। तो जीवित कैसे रहता है? तो एक कहानी है, बड़े विद्वान बुजुर्ग बता रहे थे। कहानी में क्या था कि जब भगवान उम्र का बंटवारा कर रहे थे, तो वो क्या किए, 40 साल का एक कैटेगरी बनाए। 40 साल का एक कैटेगरी बनाए। तो 40 साल का कैटेगरी बनाए, तो सबसे पहले क्या किए, वो 5 व्यक्ति को बुलाए। ठीक है, 5 व्यक्ति, 5 को बुलाए। एक मनुष्य को बुलाए,
दूसरा जानवर में बैल को बुलाए, उसके बाद कुत्ता को बुलाए, उसके बाद पक्षी को बुलाए। पक्षी में था उल्लू, मनुष्य में आदमी, एक जानवर में बैल हो गया, दूसरे जानवर में कुत्ता हो गया, तीसरे पक्षी में हो गया उल्लू। इस चारों को वो बुलाए। सबसे पहले मनुष्य को बुलाए, मनुष्य को अंदर बुलाए। अब बोले कि तुम्हारे लिए हम 40 साल उम्र तय करते हैं। अब मनुष्य भोला भाला कुछ नहीं बोला, वापस आ गया, बाहर आके बैठ गया, 40 साल मिल गया। उसके बाद बैल को बुलाए, बैल को बोले कि तुमको भी 40 साल उम्र तय करते हैं। तो वो बैल पूछा कि 40 साल हमको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान बोले कि वो बाहर व्यक्ति बना देख रहे हो, उसके खेत में तुमको हल जोतना है 40 साल। बोला नहीं इतना हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा उम्र कम कीजिए, 20 साल कीजिए, ठीक है। बोला ठीक है, जा तुमको 20 साल कर दिए। तो बैल का 20 साल बच गया, ठीक है। तो फिर उस मनुष्य गया अंदर, भगवान कहने लगा कि भगवान उसको 20 साल दिए, उसका जो 20 साल बचा हुआ है वो हमको दे दीजिए ना, वो हमको दे दीजिए, ठीक है। तो वो क्या किया, भगवान उसको 20 साल दे दिए। उसके बाद बुलाए कुत्ता को, कुत्ता को भी कहे कि तुमको 40 साल उम्र दिए हैं। तो वो बोला कि 40 साल को करना क्या पड़ेगा। तो बोला कि देख रहे हैं बाहर में बैल और कुत्ता है, उस दोनों का अच्छा रखवाली करना पड़ेगा, उस दोनों का रखवाली करना पड़ेगा। तो वो बोला कि नहीं इतना हम नहीं करेंगे, हमको उम्र कम कीजिए। वो भी क्या किया, 20 साल उसको कम कर दिए। तब फिर कुत्ता का उम्र बच गया 20 साल। फिर वो मनुष्य गया अंदर, भगवान कहने लगा हमको ये उम्र दे दीजिए, 20 साल जो बचा हुआ है। बोला नहीं तुमको नहीं मिलेगा, हाथ पैर पकड़ने लगा, उन्हें भगवान दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। तो फिर वो भी उसको कुत्ता वाला उम्र 20 साल उसको दे दिए, हो कितना गया, 80 साल हो गया। अब बच गया उल्लू, उल्लू को बुलाए। तो उल्लू को जब बुलाए तो उल्लू जब गया अंदर तो उसको ही बोले कि तुमको 40 साल का उम्र दिए। अब वो उल्लू ने पूछा कि हमको 40 साल करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे तीनों बाहर जो गया है, इस तीनों पर निगरानी करना होगा तुम्हें ना, 40 साल। तो बोला कि हम इतना निगरानी नहीं करेंगे, मेरा उम्र कम कीजिए। उसके बाद भी क्या किया, उसको ही 20 साल उम्र दे दिए। 20 साल उम्र देने के बाद अब क्या हुआ कि मनुष्य फिर गया, मनुष्य तो लालची होता ही है ना, वो मनुष्य फिर गया। अब बोला कि जो इस उल्लू का 20 साल बचा हुआ वो भी हमको दे दीजिए ना, वो भी हमको दे दीजिए। तो अब वो क्या किए, वो अब नहीं देंगे, तुमको बहुत उम्र दे दिया, अब तुमको नहीं देंगे। फिर हाथ पर पकड़ने लगा, प्रणाम कहने लगा, पैर में झुक गया। तो फिर क्या किया, वो भी उनको 20 साल उम्र दे दिए। तो हो कितना गया, 100 साल। मनुष्य को रियली 40 साल का उम्र ही है, लेकिन हो उसको क्या गया, 100 साल का ना। तो 100 साल का जब उम्र मिल गया तो अब देखिए क्या होता है, मनुष्य का रियली अपना एज कितना है, 40 साल। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो है 40 साल तक में, जैसे मान लीजिए 40 साल तक में शादी विवाह हुआ, इंटरटेनमेंट सब चीज़ किया, सब कुछ करते हुए दिया पुता हुआ ना। तो फिर मान लीजिए वो बड़ा हो गया, 40 साल तक में, मान लीजिए 20 साल 22 साल 25 साल में शादी हुआ ना। तो मान लीजिए बच्चे उसके बाद हुए 30 साल 10 साल 12 साल के बच्चे जब हो गए, तब बच्चे के लिए अब उनको खर्च जुटाना है। 40 साल तक उनका इंटरटेनमेंट चलते रहा अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, सब कुछ चलते रहा, इंटरटेनमेंट पूरे परिवार के साथ चलते रहा। आज इस दोस्त के यहाँ गए, कल उस दोस्त के यहाँ गए घूमने के लिए, कल वो किए, परसों ये किए, आज वो किए, आज मौसी के यहाँ गए, कल भौजी के बहन के यहाँ गए थे ना। सब चीज़ करते करते क्या हुआ कि ये सब करते करते आपका 40 साल उम्र बीत गया। अब बीत जाने के बाद क्या हुआ, अब जिम्मेदारी आ गया, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई आ गया। तब 40 साल के बाद वो कमाने के लिए निकल गए। अब कमाते कमाते उनका 60 साल उम्र हो गया। अब कहता है ना कोई व्यक्ति कहीं से थके हारे आता है, कहता है कि बैल की तरह काम करके आए, तुमको ही कम रहा है सब बैल। कोई कहता भी देखिए ना, बैल की तरह काम करते रहता है हमेशा। ये मतलब क्या, उसको बैल का उम्र मिला है तो वो बैल की तरह वो काम कर रहा है। बैल की तरह काम करते करते क्या हुआ, वो सारे संपत्ति को अर्जित किया। अब बाल बच्चे को शादी ब्याह कर दिया। अब शादी ब्याह कर दिया, बेटा या बेटी जो भी है, शादी ब्याह कर देने के बाद क्या हुआ,
अब यहाँ पर 60 साल पूर गया, 60 साल पूर गया। अब क्या हुआ, वो रिटायर हो गया। अब वो काम करने के लायक नहीं रहा, अब वो काम करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि अब उसके पास बैल वाला शक्ति नहीं है, क्योंकि बैल का उम्र तो 26 साल ही है, तो 60 साल पूरा हो गया। इसलिए सरकार क्या करता है, 60 साल पर उसको भी रिटायर कर देता है कि जाओ तुम रिटायर हो गए, तुम काम करने के लायक नहीं हो। जब तक तुम बैल था तब तक तुमसे काम करवाए, अब तुम बैल नहीं हो, अब जाओ घर पे बैठो आराम से। अब वो घर पे आ गया, अब उसका बेटा पुतौ है, कहीं खांसी करेगा चाहे कुछ करेगा, बेटा 2 है तो झगड़ा करेगा ना, 4 गो 5 गो है तो और झगड़ा करेगा, लाठी लेके मारपीट करेगा, तब पिताजी चिल्लाएंगे तो उन्हें से पुतौ करेंगे, देखो ना बुढ़वा कुत्ता तक चिल्लाई छिके ना। तो वो मान लीजिए ऐसे बोलने लगता है ना। अब क्या करेगा, वो सभी बेटे पर निगरानी करेगा, कभी उसको समझाएगा कभी उसको समझाएगा, वो कुत्ते की तरह भौंकते रहता है, फिर भी उसका बात कोई नहीं मानता है ना। अब जब ये फिर बीत गया, 60-80 साल बीत गया, तब जाके उसका वृद्धावस्था आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। अब बीमार जब पड़ गया तब क्या होगा, तब तक उसका पोता पोती हो गया, नाती नतनी सब हो गया ना। जब वो हो गया तो अब तू जैसे बिछावन में पड़ गया, कुछ बोलने के लायक तो है नहीं, कुछ काम करने के लायक नहीं है, यदि बोलता भी है ना तो अब क्या होता है, सिर्फ बैठ करके टुकु टुकु बिछावन बैठ कर इधर देखता रहता है, ऐसे देखते रहता है, ऐसे देखते रहता है। जैसे पोता आएगा, बाबा खाना खेबो ना, खाना खेबे ना, उधर से वो आएगा कोई मजाक करने वाला, बाबा मन लगे छे ऐसे, मतलब ये होने लगा। अब हो गया उल्लू वाला उपाय ना। तो ये हो गया मनुष्य का जिंदगी। तो मनुष्य का जिंदगी 40 साल मिला है, उसको खुल कर जिए, खुल कर इंटरटेनमेंट कीजिए, ठीक है। 40 साल में जो कुछ है सब कुछ इंटरटेनमेंट ऐसा जो भी है सब कुछ 40 साल के बाद ही उसका सिर्फ बैल की तरह काम करना ही करना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो ना। उसके बाद फिर सबको जैसे कुत्ते की तरह चिल्लाना है ही ना। कोई गर्ल्स होंगे जो 60 साल बाद सासू माँ बनेंगे ना, उनको भी पुतौ आएगी, वो भी अपना पुतौ से झगड़ा करेंगे, चिल्लाएंगे, वो भी कहेंगे हम बुढ़िया कुत्ती तरह चिल्लाई ना। तो ये सब होगा ना। तो हम बता रहे थे ये कि ईपीएफ कैलकुलेशन ना, ईपीएफ कैलकुलेशन में मान लीजिए जब आप रिटायर हो जाते हैं तो पैसा आपको मिलेगा कितना और कैसे मिलेगा। तो आइए ना इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका जॉब 25 साल में हो गया और राउंड फिगर में आप 30 यानी कि 60 साल में यानी कि 35 साल जॉब किए, 60 साल में आप रिटायरमेंट किए, तो रिटायरमेंट करने के बाद जो है वहां पर अब क्या मिलता है आपको, तो अब जो मिलता है ईपीएफ का मैच्योरिटी मिलता है, और जो 2005 से पहले जॉब किए थे उनको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन कैसे मिलता है, सरकार पेंशन देता कैसे है, तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। इस फार्मूला को डिलीट करते हैं यहाँ से। अब चलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग कि आपको ईपीएफ कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो ईपीएफ जो मिलता है, मान लीजिए कि आप 35 साल जॉब किए, तो 35 साल जॉब करने में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 15,000 से ही इसका 3,000 कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम 3,000 का ही कैलकुलेशन करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए कि आपको ये आपका पैसा जो जमा होगा, आपका पैसा ये जमा होगा 18 लाख रुपया, 18,65,000 समथिंग अप्रोक्स ले रहे हैं। राइट कैलकुलेशन नहीं है, वैसे सर कैलकुलेशन करेंगे तो 2-4 घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हम एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं कि 18,65,000 लगभग आपको ये आपका कंट्रीब्यूशन जो 12% कट रहा है ये जमा हुआ आपका 35 साल में। 35 साल में ये जमा हुआ आपका। इसके बाद 13% जो देता है, इसमें से 3.67% जो आता है वो पैसा आपको देता है, इसी में जमा हो जाता है
तो वो मान लीजिए 5,25,000 फॉर एग्जाम्पल ये आपको जमा हुआ, 5,25,000 रुपये जमा हुआ। तो अब इस दोनों को मिला करके सरकार जो 8.5% महीने सालाना ब्याज दे रहा है, वो हर साल ब्याज दे रहा है। ब्याज का ब्याज दे रहा है, चक्रवृद्धि दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिया जो आप लोग पढ़े निकालने के लिए, वो पैसा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ करके फॉर एग्जाम्पल आपका जब कैलकुलेशन 35 साल के लास्ट मंथ में होगा, वो जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 94,80,000 अप्रोक्सली, 94,80,000 अप्रोक्सली। मान लीजिए उसमें 1 करोड़ तक राउंड फिगर ले सकते हैं, राउंड फिगर 1 करोड़ ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति 15,000 का महीना आज सैलरी नौकरी कर रहा है, इसका सैलरी हर साल 5% बढ़ते जाएगा या 3% बढ़ते जाएगा। तो ये आज 3,000 है तो अगले साल होगा 3,500 हो जाएगा, कभी 4,000 हो जाएगा। ये सिर्फ 3,000 पर नहीं निकला है, ये मतलब एक एवरेज लेके निकाले हैं। 3,000 हम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं, तो कभी 3,500 होगा, 3,200 होगा, 3,800 होगा, 4,000, 4,200, 6,500, 10,000 तक ही जा सकता है ऐसे कट के। तो वो सब मिला करके ब्याज वाज जोड़ करके आपको पेंशन आप ले करके 94,80,000 राउंड फिगर 95 लाख हम ले सकते हैं। तो 95 लाख रुपए जो आपको मिला, तो ये 15,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति को मिला है। जो गजट ऑफिसर होते हैं उनका सैलरी स्टार्टिंग होता है 40,000 से, 50,000 से, 35,000 से, किसी का 80,000 से, किसी का 1 लाख से स्टार्टिंग होता है बड़े बड़े अधिकारी का। तो हम उनको छोड़िए, यहीं तक सीमित रहते हैं। आप यहीं पे समझ जाएंगे कि कितना पैसा सरकार को सरकार देता है और किसका पैसा सरकार देता है। तो अब यहाँ देखिए, ये किसका पैसा कटा था? मेरा। आप ही का रुपया ना? हाँ। ये रुपया अभी आप ही का है, आप ही का रुपया है। यदि सरकार पेंशन का खाता नहीं खोलवाता ना, ये पैसा आपको जोड़ के साथ महीने महीने दे देता। तो अब क्या किए, दोनों पैसा जोड़ करके थोड़ा आप दिए थोड़ा वो दिया, दोनों मिलकर सहयोग करके पूरा कर दिए, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक जब आ गया तब ये क्या हुआ यहाँ पर, तो ये जो हुआ अब यहाँ पर 95 लाख रुपया आ गया। अब पहले क्या होता था, 2005 से पहले जो ज्वाइन किए थे उनके सैलरी में क्या होता है, अब होता ये है कि आपका जो रिटायरमेंट के समय पैसा बना उसका 70% आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट करने वक्त। जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा उसके 1-2 महीना बाद उसका कुछ प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, प्रक्रिया होता है। वो प्रक्रिया करने के बाद आपको उसका 70% आपको मिल जाएगा। तो 70% फॉर 95 लाख का 70%, 95 लाख का 70% जो आपको मिल जाएगा। तो आपको अब मिल गया यहाँ पर 70%। जैसे रिटायर किए तो 1-2 महीना बाद उसका कुछ प्रोसेस प्रक्रिया होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कुछ गजेटेड ऑफिसर का साइन होता है, आपका सारा सैलरी मिलाया जाता है। मिलाने के बाद 1-2 महीना बाद आपको जो है सो 70% रुपये मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आपका रुपया जमा हुआ 95 लाख, तो 95 लाख में आपको मिलेगा कितना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9×7 63 और यहाँ पर 5 दिया, ये हो गया 70% है ना, 7×5 35, तो ये हो गया 63 लाख 65 लाख हम एक ले सकते हैं। तो 65 लाख रुपया मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के समय मिल गया, रिटायरमेंट के समय आपको 65 लाख रुपए मिल गया। तो 65 लाख कोई छोटी रकम नहीं हुआ, बहुत बड़ी रकम हो गया। 65 लाख रुपए जो व्यक्ति 15,000 का महीना कमाता है और उसको 1 महीना में 1 लाख रुपया दे देंगे, तो उसी में जो है सोहंगा पेंट खोल के घूमेगा ना। तो यहाँ पर 65 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, एक ही बार जो है सो बड़ी रकम मिल गया है। तो 65 लाख मिल गया तो वो इसी में खुश, इसी में जीवन यापन कर लेगा। अब क्या करेगा, कहीं जाकर 2 कट्ठा जमीन किन लेगा, 4 मंजिला जमीन बना लेगा, मकान बना लेगा और 10 लाख रुपया गाँव में ब्याज पर लगा देगा, कहलाएगा आई एम सेठ ना, रुपया मेरे पास बहुत है ना। तो आइए यहाँ पर देख लिए, तो ये 65 लाख जो मिल गया, तो ये मिल जाने के बाद अब क्या हुआ, 30 लाख रुपए सरकार के पास रह गया आपका। 30% रह गया ना, 30 लाख रुपए।
अब 30 लाख, मान लीजिए कि आपका सैलरी आज था 15,000 बेसिक, और सब मिला करके जोड़ चीत करके यहाँ पर जो आएगा कितना। अब मान लीजिए जो व्यक्ति आज 21,000 रुपये नेट पे उठा रहा है सैलरी, वो रिटायरमेंट करने के समय वो इसका डबल उठा सकता होगा। 45,000 उठाएगा, 50,000 उठाएगा, इससे ज़्यादा उठाएगा नहीं उठाएगा। रिटायरमेंट करते करते उसको जो है सो अंतिम महीना मिलेगा 50,000 रुपया का सैलरी। 50,000 का जब मिलेगा तब क्या होगा। अब सरकार आपका कितना रुपया रखा है, 30% रखे हैं। 30% में मान लीजिए जो है सो मेरा 28 लाख रुपया होगा, 27-28 लाख रुपया होगा। राउंड फिगर चलिए 30 लाख ले लेते हैं। अब 30 लाख ले लिए, अब 30 लाख यहाँ पर सरकार क्या कर रहा है कि 8.5% आपको हम ब्याज दे रहे हैं। 8.5% ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज जब दे रहा है तो 30 लाख का निकालिए 8% है, 8.5 छोड़िए 8% निकालिए या 9% निकालिए। 9 या 27,000 रुपया हुआ। 30 लाख का 27,000 रुपया हुआ। और नियम क्या है कि आपका लास्ट महीना जो सैलरी है ना 50,000, तो पेंशन जो मिलेगा उसका आधा मिलेगा। कितना मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। तो आधा मिलेगा तो सैलरी कितना था 50,000, पेंशन यहाँ ब्याज कितना हो रहा है 30 लाख का 27,000। फॉर एग्जाम्पल 25 लीजिए ना, 25,000 हुआ। अब क्या कर रहा है सरकार, आपको 25,000 का महीना 30 लाख का ब्याज दे रहा है। आप खूब खुश हैं, हमको तो पेंशन मिल रहा है, हम तो सरकारी जॉब कर रहे थे ना, हमको पेंशन मिल रहा है, हम सरकारी जॉब कर रहे थे। आप बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ नहीं देख रहे हैं कि नीचे में बिना धार वाला चाकू लगा के 30 लाख काट लिया है ना, 30 लाख काट के रख लिया। अब मान लीजिए अब क्या होता है यहाँ पर पेंशन के वक्त में कि पेंशन जो मिलता है, जो किसी का हस्बैंड जॉब कर रहा है तो वो दोनों कॉम्बो मतलब पति पत्नी दोनों जब तक जीवित है तब तक उसको मिलते रहेगा पूरा। ठीक है, कहीं उसका हस्बैंड पहले डिलीट हो गया, ठीक है, यदि पहले कहीं डिलीट हो गया तब क्या होगा कि 25,000 का आधा, 25,000 का आधा। अभी अभी सिस्टम ऑन नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, बैठिए सिर्फ। तो 25,000 का आधा क्या होगा, उसका 12,500 या 13,000 उसके पत्नी को मिलते रहेगा, उसके पत्नी को मिलते रहेगा। और वो भी डिलीट हो गई तो बातें खत्म, किसी को नहीं मिलेगा। वो 30 लाख सरकार का हो गया, वो 30 लाख सरकार का हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आता है कि जैसे मान लीजिए उसका हस्बैंड जॉब कर रहा है और वाइफ पहले डिलीट हो गई, वाइफ पहले डिलीट हो गई, तब क्या होगा कि उसको तक ही सीमित रहेगा 25,000। जब वो मर गया बात खत्म। कभी कभी ये भी होता है कि दो को ब्याह कर लेता है, 3 को भी रहता है ना। बिंबिसार का 500 कन्या था, पढ़े थे इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए भगवानों को 16,000 थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जहाँ पर 2 गो है, जहाँ पर 2 गो है, अगर पहले हस्बैंड मर गया और दोनों वाइफ उसका जिंदा है, यदि दोनों वाइफ जिंदा है तो प्रायोरिटी फर्स्ट का होता है, ठीक है। प्रायोरिटी का होता है, फर्स्ट का होता है। तो फर्स्ट का जब मिल रहा है, अगर फर्स्ट भी खत्म हो गई, सेकंड बची हुई सेकंड हैंड वाली, तो वो फिर उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका आधा उसको मिलेगा सेकंड हैंड को, ठीक है। तो जितना मतलब रहता है उस हिसाब से पैसा आपको मिलता है ईपीएफ का ये कंट्रीब्यूशन। लेकिन ईपीएफ पेंशन हटाकर सबसे बेटर ईपीएफ लगा दिया, हमारे लिए सबसे अच्छा है। हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा है सबके लिए कि 94 लाख रुपया थे, एक बार ले लेंगे ना, एक ही बार उठा लीजिए, आपका मर्जी है, एक ही बार उठा रिटायर किए और 100 रुपया के बार निकाल लीजिए, बात खत्म। 94 पूरे मिल जाएगा, वहाँ पर कोई परसेंट काटने का कोई अथी नहीं, कोई मायने नहीं। टोटल रुपया आप उठा लीजिए। तो क्या अच्छा है, ईपीएफ अच्छा है कि पेंशन अच्छा है? लेकिन लोग यहाँ पर जो पहले थे, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता था, वो सरकार का विरोध कर रहे थे कि सरकार पेंशन हटा दिया, पेंशन हटा दिया, अब सरकारी जॉब का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सरकारी जॉब करने से कोई फायदे नहीं है। तो क्या फायदा है,
फायदा है कि नहीं फायदा है? एक प्रॉब्लम है सर, हाँ जीएसटी नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं, सब कटेगा। इनकम टैक्स कटता है, सारा महीने में कट जाता है, सैलरी से कट जाता है इनकम टैक्स। सर एक प्रॉब्लम है इसमें। हाँ बोलिए। एक बार उठा लिए, चारों को बेटा है, बांट लेगा, उसके बाद आप आइएगा कोई नहीं पेंशन मिलेगा तो वो पकड़ेगा, वो तो पकड़ेगा। एक प्रॉब्लम है, उसके लिए 5 भाग बांटिए, अपने नाम से फिक्स कर लीजिए रुपया को, 5 भाग बांटिए। अपना भी देखिए। उसका पैसा को फिक्स कर लीजिए ना, पैसा को फिक्स कर दीजिए, अपना महीने महीने उठा खाइए उसमें से, या बैंक में जमा कर दीजिए। ऐसा आने के बाद बांटने आने का ये भी होगा, बेटा उससे भी होशियार होगा, तो दुनिया बुढ़वा बुढ़िया के मार देगा, 100 रुपया उठा लेगा के। गूगल पे कनेक्ट। तो आज का क्लास यहीं तक, आप इसमें सीख लिए सारे चीज को। तो आप इसका प्रैक्टिकल फिर आगे देखेंगे। आज थ्योरी का सिर्फ क्लास था, इसका प्रैक्टिकल फिर हम वो निकालेंगे, प्रैक्टिकल फिर देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक।